अब आपके एसआईआर में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बड़ी-बड़ी बातें अब आ रही हैं। वो अखिलेश जी तो कह रहे हैं वो जीत गए, अब कुछ की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, वो जो वो अभी 6 जनवरी तक टल गया है ना, तो बिलाप फिर से शुरू हो गया है। तो एक्चुअली अखिलेश यादव ने शुरुआत में कह दिया हम तो जीत गए जीत गए जीत गए, फिर किसी ने इनको समझाया, बताते हैं कुछ मीडिया वालों ने समझाया ये क्या बोल रहे हैं आप, फिर जब हारेंगे तो कहेंगे क्या, अभी तो आप इतनी एसआईआर की तारीफ तो उसके बाद उन्होंने अगले दिन कहना शुरू किया कि वो 1 करोड़ 11 लाख वोट कैसे जुड़ गए। अरे भाई, वोट तो जुड़ने ही थे ना, इतने दिन बाद एसआईआर हो रहा है, वोट तो जुड़ने ही थे। और मजेदार बात यह कि अखिलेश यादव ने एसआईआर की शुरुआत में कहा था कि एसआईआर होना चाहिए वोट जोड़ने की, ना कि काटने के लिए। और जब जुड़ गए तो उनको दिक्कत आ गई। अब इसे क्या, देखिए एक चीज और बहुत लोग मिस कर रहे हैं, मैंने इसको अपने पॉडकास्ट में भी कहा और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो बात होती है कि एकदम से 1.25 करोड़ लोग डिस्प्लेस, लापता, सब कैसे छोड़ के चले गए, पलायन कर गए, क्या हो गए। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 2011 में जब जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, तो सेंसस 2011 कहता है कि उत्तर प्रदेश से 1.25 करोड़ लोग पलायन कर गए। ये सेंसस कह रहा है और आज से 14 साल पहले कह रहा है। लेकिन उस समय तक नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे 2010 में, तो उन्होंने कह दिया था कि एक भी नाम काटा नहीं जाएगा रोल से। ये बात अमित शाह ने संसद में कही कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक भी नाम कटने नहीं दिया। तो भाई, जब आप 1.25 करोड़ नाम ढो रहे हो 2011 से, तो अब तक वो 2.5 करोड़ हो जाना चाहिए। अगर 2.5 करोड़ नहीं हुआ तो उसका सिर्फ एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल बेस था वो डबल हो गया, अब पलायन रुक गया, बल्कि कुछ लोग घर वापस आने लगे। वरना तो आप सोचिए 1.25 करोड़ की फिगर पलायन करने वालों की 2.5 करोड़ हो जानी चाहिए 11 साल। उल्टे लोग लौटने लगे। हाँ, लेकिन सर आप अखिलेश जी तो बिल्कुल कह रहे थे कि साहब हम तो, अब आपके पास तो केवल 10 बची सीटें, आप 10 सीटें जीतोगे, बाकी तो सब हम जीत जाएंगे। इसे इसे क्या कहा जाए, अब बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ डबल फिगर में नहीं आएगा, दिस इज व्हाट ही सेड। लेकिन अब ये उसके अगले ही दिन देखिए फिर से बिलाप शुरू हो गया, 1 करोड़ 11 लाख वोट जोड़ दिए, 1 करोड़ 11 लाख वोट। अरे भाई, नए लोगों के वोट तो जोड़े जाएंगे ना। 1 करोड़ 11 लाख तो वो हैं जो डाउटफुल हैं, वो जोड़े वो थोड़ी 1 करोड़ 13 लाख है, वो 1 करोड़ 13 लाख वो मिलती जुलती फिगर है, वो 1 करोड़ 13 लाख है, जिसमें वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बताई जा रही हैं, अनमैपिंग बताई जा रही है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो हमारे अखिलेश बाबू जो है वो निराश होते रहेंगे। एक उत्तर प्रदेश को लेके मामला चल रहा है साहब, कुलदीप सेंगर का, बड़ी चर्चा है उसकी चारों तरफ। और अर्नब गोस्वामी जी जो है वो बैलिस्टिक मोड में, इसमें बैलिस्टिक बिल्कुल, नो जर्नलिज्म, ओनली एक्टिविज्म। तो उन्होंने तो जस्टिस गवई की भी ऐसी तैसी कर दी। जस्टिस गवई, मुझे तो सबसे पहले अजीब लगा कि जस्टिस गवई चले क्यों गए। मतलब कॉमन सेंस भी एक चीज़ होती है। क्या लोगों को पता नहीं है कि अर्नब गोस्वामी कैसा व्यक्ति है? मैं भी जाया करता था अर्नब गोस्वामी के चैनल पे। फिर एक बार जो है वो कोई इस्लाम के ऊपर कोई बात आई और मैंने जैसे ही कुरान का नाम लिया, ही कट मी आउट इन 5 सेकंड्स फ्लैट। उस दिन के बाद से मैं कई बार बुलाया, उसके बाद भी मैं नहीं गया। मैंने कहा ये ऐसी बदतमीज़ी अपने से बर्दाश्त नहीं है, गाली-वाली दे देंगे और ख़राब हो जाएगा। तो दे दीजिए, आजकल तो दी जा रही गाली, अच्छे से दी जा रही है, हर जगह दी जा रही जस्टिस है। गवई, और हैट्स ऑफ टू जस्टिस गवई दैट ही एक्चुअली वेंट एंड एक्सप्लेन्ड हिज स्टैंड। एंड ये जो बंदा था उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। हाउ ये डेयर भी यू, एक नई, देखिए इस एक तरह मिनट की टोक रहा भाषा, हूं आपको बीच में, आप ये नहीं, एक्स चीफ एक मिनट जस्टिस सर, से यूज़ क्यों कर रहे हैं? हाउ डेयर यू? ये भी एक नई चीज आपको नजर आ रही है कि सारे चीफ जस्टिस रिटायर होकर तुरंत टीवी पे आ जा रहे हैं। पहले चंचूड़ साहब आए, अब गवई साहब आए। ये भी कमाल की चीज नहीं हो रही है कि जितने सीजीआई रिटायर हो रहे हैं तुरंत आकर, मतलब कोर्ट से निकले और टीवी चैनल बैठ गया। एक्चुअली चंद्रचूड़ जी ने ट्रैप ले कर दिया सबके लिए। चंद्रचूड़ जी तो बड़े, आपको पता है कि वो बड़े होशियारी से और चबा-चबा के अपने शब्द बोलते हैं। अब ये आर्ट जो है वो सबके पास तो होती नहीं, गवई साहब के पास है नहीं। गवई साहब वाज़ ट्राइंग टू बिकम अ चंद्रचूड़, फँस गए।
और इस तरह की बातें सुन ली। हाउ डेयर यू, कैन यू इमेजिन? ये अर्नब गोस्वामी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल, क्या हो गया इसे? भाई अर्नब ने अरावली के मुद्दे पे और कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पे दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को घेरा है। अगर मेरिट्स ऑफ द केस 2 मिनट के लिए अलग कर दिए, मेरिट्स में दोबारा अभी बात कर लेंगे 5 मिनट बाद। अभी अगर हम अर्नब की बात करें तो मुझे लगा अर्नब को समझ में आया कि साहब मैं तो जेल तक चला गया, विपक्ष को टारगेट करते करते मैं तो भाजपा के लिए रिपोर्टिंग करते करते जेल चला गया, लेकिन फोन प्रधानमंत्री राजदीप सरदेसाई को करते हैं आधे आधे घंटे के लिए। तबीयत वो राजदीप सरदेसाई की पूछते हैं, मोच वो शबाना आज़मी की पूछते हैं। उन्होंने कहा यार इंटरव्यू मुझे नहीं देते हैं तो ठीक है, इंटरव्यू करण थापर को देते रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं इन्हीं लोगों के साथ खड़ा हो जाता हूँ, तब शायद मोदी जी हमारा थोड़ा लोड ले लें। और इस मामले में तो भाई ठीक भी है उनकी शिकायत। द मैन वेंट टू जेल। वो व्यक्ति मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार को क्रिटिसाइज करके जेल चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री का फोन जाता है राजदीप सरदेसाई के पास। प्रधानमंत्री पोस्ट करके, वो उन्होंने अर्नब के लिए कोई पोस्ट नहीं किया, शबाना आज़मी की पोस्ट के लिए पोस्ट किया। तो अब ऐसे में अगर कुछ पत्रकारों को ये महसूस होने लगा है कि यार उस पक्ष में खड़े हो तभी पीएम साहब हमारा कॉग्निजेंस लेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कैसे गलत ठहराया। लेकिन एक चीज भूल गए अर्नब गोस्वामी, अगर ये आपका लॉजिक है अर्नब गोस्वामी का, जैसा कि आपका अनुमान है कि प्रधानमंत्री ऐसे किसी व्यक्ति को यदि फोन कर देते हैं तो उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगते भाई अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा किसको खतरे में डाल दिया भाई पीएम साहब ने? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साहब अगर फोन किया है तो उससे कुछ विचार जो है उनका उसके प्रति पॉजिटिव है। लेकिन ये जो केस है पर्टिकुलरली अरावली वाला भी बड़ा क्यूरियस केस है। ये अरावली वाला जो केस है उसमें जिस डेफिनेशन की ये लोग बात कर रहे हैं वो डेफिनेशन अरावली का 90% राजस्थान में, और जिस डेफिनेशन को लेके हंगामा मचा हुआ है वो 2006 में ही अप्रूव हो चुकी है कोर्ट से। 2002 में अशोक गहलोत की सरकार में कमेटी बनी थी, उसने ये डेफिनेशन जो थी वो रिकमेंड की थी, कोर्ट ने इसको 2006 में एक्सेप्ट किया था। राजस्थान में 2006 से ये चालू है, चल रही है। और अब जो कोर्ट ने क्या किया कि साहब इसी डेफिनेशन को हरियाणा और गुजरात और दिल्ली पे भी लागू कर दिया। तो फिर व्हाट इज द कोलावेरी टी? देखिए भाई, विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है, सही गलत सब बोल रहा है। पॉइंट ये है कि भाजपा उस नैरेटिव को जवाब क्यों नहीं दे रही है या दे क्यों नहीं पा रही। एक बात सुने आप, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से अपने ही फैसले बदलता रहा है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मेरी याददाश्त में पहली बार आया कि एक चीफ जस्टिस ने दूसरे चीफ जस्टिस के फैसले पर 1 महीने के अंदर रोक लगा दी। मतलब उनको गए 1 महीना भी नहीं हो गया, उनका फैसला रोक दिया गया। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भाजपा अपनी बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? अगर थोड़ा मोड़ा अंतर होता तो समझ में आता। विपक्षी कह रहे हैं कि 2% अरावली बचेगा और भूपेंद्र यादव कह रहे हैं केवल 2% खनन होगा। 2% नहीं साहब, 0.2, 0.19 नहीं, 0.19 की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था मैक्सिमम 2% खनन होगा। तो यानी एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट बात कर रहे हैं ना। एक आदमी कह रहा है इतना बचेगा, एक आदमी कह रहा है इतना जाएगा। और इस सब के बेस में क्या है संजय सर? इस सब के बेस में वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसने इस तरह की कुछ बात पहले कही थी। हालांकि भूपेंद्र यादव का कहना है कि जो कोर्ट का जजमेंट है, खास तौर से ये कि 2 पहाड़ियों के बीच में अगर आधे किलोमीटर का अंतर है तो भी वो भी अरावली काउंट हो जाएगी। उनका कहना है सारे के सारे जितने फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो सब इससे बाहर हो जाएंगे। और उनका कहना है पूरा कैसे हो सकते हैं? वो क्या तो रहे थे कि फॉरेस्ट रिजर्व टच नहीं होंगे।
तो सुनिए, नहीं हो वो ही कह नहीं रहे सकते ना। वो कह मैं रहे तो एनसीआर में कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, मुझको जो समझ एग्जैक्टली में आ सही बात कह रहे हैं। हाँ, तो सही क्या, नहीं सही बात तो कह रहे हैं, लेकिन उसको सेल तो नहीं कर पाए ना, सेल तो नहीं कर पाए। बल्कि मैंने देखा कि तमाम तो भाई वो तो तमाम मैं जो हमारी आपकी सहायता नहीं ली तो कैसे सेल कर पाएंगे। अच्छा सुनिए मेरी बात, देखिए देखिए, द पॉइंट इज कि इवन द यंगर जनरेशन जो कि अभी तक भाजपा के पक्ष में खड़ी थी, वो भी परेशान नजर आई कि साहब अरावली चला जाएगा। बात को सुने, आप अपनी बात को क्लियरली बता नहीं पाए। अरे क्या है भाई, एक श्वेत पत्र जारी कर दो, व्हाइट पेपर बना के, इसलिए एक श्वेत पत्र जारी कर दो, लेट द गवर्नमेंट स्टैंड बाय इट। लोगों को समझ में आएगी बात क्या है। एक एफएसआई की एक रिपोर्ट है, उसको उसको बेस बनाया गया, और उसके बाद उसके ऊपर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। तो भाई ठीक है, आप एक श्वेत पत्र जारी कर दो, आप कह दो कि देखिए भाई ये हर चीज बड़ी क्लियर कर दो। अच्छा, आप हर चीज क्लियर कर दोगे तो आगे के लिए एक नजीर भी हो जाएगी कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट को बहुत क्लोजली देखा है, और एक कलेक्टर होने के नाते आपने भी देखा होगा। तो मैं तो माइनिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी। अब लीजिए, आप देखिए, तो मुझे लगता है माइनिंग दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत इलीगल माइनिंग की है। मैं जो उत्तर प्रदेश में देखता हूं, माइनिंग इज नॉट एन इशू, इलीगल माइनिंग, और ये कहीं नहीं रुक रही। हकीकत ये, क्या भाजपा क्या गैर भाजपा, ये कहीं नहीं रुक रही है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइनिंग पे हरियाणा सरकार को, हुड्डा सरकार को हॉलअप किया था, जिस समय हरियाणा सरकार डीएलएफ के लिए पूरा एक अरावली को काट के पूरा एक बेस बना रही थी, और डीएलएफ से रावत बाड्रा के संबंध बताए जा रहे थे, ये सब आपने देखा। तो इलीगल माइनिंग को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कितना भी रूल्स ले आउट कर दे, लेकिन मुझे लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि ये एरिया एकदम हैंड्स ऑफ एरिया हो गया, यहां आप जा ही नहीं सकते। जब तक आप जमीन पे माइनिंग इंस्पेक्टर को इस बात के लिए अधिकृत करेंगे कि वो देख के मौके पे बताए ये हुआ ये नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष ने इस पे इतना तमाशा, अब देखिए, वो कहते हैं, भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि 1100 जो लीज दी है राजस्थान को, उसमें 750 तो केवल अशोक गहलोत ने दी, अकेले अपने राज्य में। तो जब तक, अच्छा इसमें हो क्या रहा है कि सरकारों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा था, सरकारों की अलग अलग, जमीन पर माइनिंग इंस्पेक्टर्स की अलग अलग कार्रवाई आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक ऐसा एरिया डिफाइन कर देगा जिसको टच ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसमें इतना बवाल हो गया है, सीजीआई ने उसको स्टे भी कर दिया है। और मजेदार बात यह है कि गवाई साहब ने एक कमेटी की रिपोर्ट पर ये फैसला दिया था, और सुरकाज साहब ने दूसरी कमेटी बना दी। एक कमेटी की जगह दूसरी कमेटी तो बनाई गई है ना। जज साहब खुद तो फीता लेकर नापेंगे नहीं, तो वो भी एक कमेटी के आधार पे कह रहे थे, ये भी एक कमेटी के आधार पे कहेंगे, देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें थोड़ा और प्रोएक्टिव, उन्होंने सिर्फ भूपेंद्र यादव को सामने कर दिया, वो घूम घूम के उन्होंने सारे चैनल्स पे इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, इसके अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से सरकार का इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्टेक है भी नहीं। वो तो एक नहीं पुराना ही नहीं केस नहीं, था, नहीं उसके बात हिसाब स्टेक, से। बात फाइनेंशियल स्टेक की नहीं, बात नियत की है, बात नियत की है ना। अगर विपक्ष ने साबित कर दिया कि आपकी नियत खराब है, तो आपका स्टेक है या नहीं है, यू स्टैंड टू लूज। खैर, मुझसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैं तो कहता रहा कि भाई मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इशू क्या है। मेरे को बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कहा, और बहुत सारे लोगों ने कहा, एक्स ने कहा, वाई ने कहा। मैं कहा यार इशू क्या है, ये तो वही पुरानी नहीं डेफिनेशन है। लफड़ा नहीं, क्या है भाई। इशू वही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो उसी तरह अरावली खत्म हो जाएगा। इशू वही है, एक नैरेटिव है। क्या बताएं, बीजेपी वाले कोई भी नैरेटिव टैकल नहीं कर पाते। और अच्छा, मैं इधर बात आ, हो रही थी, मैं आ, अपने कुछ आ, मित्रों से बात कर रहा था, हम्म, तो ये हो रहा था कि साहब सूचना प्रसारण मंत्रालय बहुत दिनों से खाली है, और संजय दीक्षित साहब इस पद के लिए हम लोगों ने एक नया एक चलाया है अच्छा। कि संजय आपका नवनीत सहगल से मन नहीं भरा जो आप मेरे पीछे पड़ गए। नवनीत सहगल जाने दें, तो वो एक अलग पद था, ये एक अलग पद की बात हो रही है।
तो